अच्छा जी, ये हमारे पास है स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स फॉर प्लानिटरी मोशन। ये केपलर्स सेकंड लॉ भी है और ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अगर आप देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में 2006 में आया, 2007 में आया, 2010 में आया, 2012 में आया और सरगोदा यूनिवर्सिटी में 2011 में आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रेविटेशन के चैप्टर में है बीएससी का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, वो कहता है द स्क्वायर ऑफ a time period of a planet is directly proportional to cube of the mean distance between sun and planet is called Kepler's law of periods। अब वो कहता क्या है, ये देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि केपलर ने हमें बताया, केपलर्स लॉ जो है उसने हमें बताया कि ये जो आपके पास जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के अंदर जो है प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, पहली बात तो ये एलिप्टिकल है। दूसरी बात ये है कि उसने हमें ये बताया, ये जो सेकंड लॉ है केपलर का, कि वो हमें बताता है कि द रेशियो टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। अब ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि आपके पास जो है ये जो आर है, आर इज़ द रेडियस, लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली रेडियस तो नहीं हम इसे कह सकते, ये बेसिकली डिस्टेंस है आपके पास सन। ये है एम एस कॉल्ड इज़ मास ऑफ द सन एंड एम पी इज़ कॉल्ड मास ऑफ द प्लैनेट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये इनके दरमियान डिस्टेंस है आर, और ये आर डिस्टेंस जो है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि आपके पास देखिए मास ऑफ द सन जो है एक फोकस पर है, ठीक है, और मास ऑफ द सन इज़ नॉट एट द सेंटर ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो आर है ये ईच एंड एवरी टाइम जो है चेंज होता रहेगा। यहाँ पर इसका आर की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर आएगा कुछ और होगी, यहाँ पर आएगा कुछ और होगी, यहाँ पर आएगा कुछ और होगी। तो इस तरह से आर की वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। और वो कहता क्या है, वो कहता है जो आपके पास टाइम पीरियड है अब देखें टाइम पीरियड, ये यहाँ पर कौन सा है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड वो है जिस टाइम के अंदर जो है मास ऑफ द प्लैनेट जो है पूरा एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट करता है अराउंड द सन। और वो कहता है वो टाइम पीरियड जिसमें एक मास ऑफ द प्लैनेट जो है कंप्लीट अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब के, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस इसके क्यूब के इक्वल है। और इसको आप हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वो कहता है द रेशियो टी स्क्वायर और आर के थ्री इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो अगर मून है, मार्स है, जुपिटर है, सब के लिए ये रेशियो जो होगी ये सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अब आगे चलते हैं, थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं बताता चलूँ, इस डायग्राम के अंदर ये सेमी मेजर एक्सिस है, सी इज़ द सेंटर ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये आपके पास है सेमी मेजर एक्सिस जिसको उसने ए से डोनेट किया। और ये वाला जो आपके पास डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, और इन दोनों के दरम्यान में 90 का एंगल बनता है। वो कहता है कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास एम पी इज रिवॉल्विंग अराउंड सन हैविंग मास एम एस इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन इज आर। अब उसने मीन डिस्टेंस क्यों बोला? मीन डिस्टेंस उसने इसलिए बोला है क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि आर जो आपके पास डिस्टेंस है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, जब यहाँ पर आएगा प्लैनेट इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसलिए उसने आर की वैल्यू को मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोला है, ठीक है। तो आगे वो कहता है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज़ एफ इज़ इक्वल टू जी एम पी एम एस ओवर आर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन जो है वो होती है दो हमारे पास मासेस के दरमियान में। अब देखिए ये फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन जो है ये मास सन
सन का जो मास है और मास ऑफ द प्लैनेट, इन दोनों के दरमियान में जो है ग्रेविटेशन फोर्स है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो सन है ये इसको अपनी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसको जो है अपनी तरफ क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इसको सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें, आप एक पत्थर के साथ अगर एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधें और उसको बड़ी फोर्स लगा के उसको अगर घुमाएं आप एक सर्कल में, तो आपको पता चलेगा कि वो इस तरह से एक सर्कल के अंदर घूमेगा और उसके सर्कल के अंदर घूमने की वजह कौन है? जो आप फोर्स लगा रहे हैं, आप अपनी फिंगर से जो ज़ोर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो मास ऑफ द सन की वजह से लग रही है। और यहाँ पर जब ये सर्कल में जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसके सर्कल में रिवॉल्व करने की वजह से इस पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, इसको प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो होता है। और यहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये मास ऑफ द सन, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इस तरह से। आप यहाँ पर, ठीक है, ये मास ऑफ द सन जो है ये इसको अपनी तरफ जो है पुल कर रहे हैं। इसके पुल करने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो प्रोवाइड होगी। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इसकी ग्रेविटेशन की वजह से प्रोवाइड की जा रही है। यानी सन की जो ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से ये प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको प्रोवाइड की जा रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पास आ गया फार्मूला, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। द ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्लैनेट टू मेक इन ऑर्बिट। तो वो कहता है ग्रेविटेशन फोर्स जो है क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी उसको ऑर्बिट में रखने के लिए। तो ये देखें हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास, यानी इस F की जगह जो है ये F किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गए mp(v²) और r। अब देखें ये आपके पास v, ये v किस चीज़ की वैल्यू है, ये v वैल्यू है आपके पास जो प्लैनेट जो है जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ये v उसकी वैल्यू है, वेलोसिटी है, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है v=r⍵ होती है, और v पर स्केयर है तो r⍵ पर भी स्केयर होगा। तो यहाँ से आप इसका स्केयर जो ओपन कर दें, r²⍵², r से कैंसिल हो गया, आपके पास mp(r⍵²) की वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास जो है आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, और चूँकि हम बात कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो इसलिए दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल रख के आप कंपेयर कर ले दोनों को। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो मास ऑफ द प्लैनेट जो है दोनों में कैंसिल हो गया। ⍵² की आप यहाँ से वैल्यू को जो है डिटरमाइन कर लें, r जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होके ये r² को r से मल्टीप्लाई करें, r³ हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, द टाइम नीडेड बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड सन हैविंग मीन डिस्टेंस r इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब वो कहता है वो टाइम जो है प्लैनेट के लिए एक रोटेशन कंप्लीट करना, यानी प्लैनेट को जो टाइम चाहिए एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन मीन डिस्टेंस r विद रिस्पेक्ट टू इस कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये ओमेगा आपके पास आ गया 2π/T, ये फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है टाइम पीरियड है, और 2π जो है ये सर्कल के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए 2π की वैल्यू हमने लगाई है। बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया, ⍵² और ये 4π² आ गया। अब देखिए ⍵² की ऑलरेडी हम वैल्यू जो है यहाँ पर जो है फाइंड कर चुके हैं, ⍵² की वैल्यू, ये ⍵² की वैल्यू। तो यहाँ पर भी दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ⍵² को ⍵² से इस तरह से कंपेयर कर लेंगे,
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी हैव 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर जी एम एस ओवर आर क्यूब। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। टी स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड, और ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 4 पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई टी क्यूब, और ये इधर आ गया तो जी एम एस। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास सारी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है कांस्टेंट। 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशन ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सन ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये चूँकि कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट वैल्यू को जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखा तो इस कांस्टेंट आपका पता है जब हम ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इक्वल में जब शिफ्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसी तरह एक कांस्टेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रखने के लिए हमें कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये बेसिकली उसकी ही वैल्यू हमने लगाकर तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन किया है। अब वो कहता है दिस रिलेशन शोज दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो वो कहता है टाइम पीरियड जो है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके पास क्यूब रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो ये देखें ये आपके पास आर की वैल्यू है, मास ऑफ द सन एंड मास ऑफ द प्लैनेट के दरम्यान में जो डिस्टेंस है ये आर है। अब वो कहता है सिमिलरली रिजल्ट कैन ऑब्टेन फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट बाय रिप्लेसिंग आर विथ सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो उसने कहा कि हम जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट को रिप्लेस करते हैं आर को ए के साथ, यानी सेमी मेजर एक्सिस के साथ। तो ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस उतना ही बन जाता है। ये देखें यहाँ से अगर इस यहाँ से ए जो है आपके पास सेमी मेजर एक्सिस है तो हमने क्या कह दिया, इस सेमी मेजर एक्सिस को ए कहा था तो हमने कह दिया इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने ए से सेमी मेजर एक्सिस से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या करेंगे, आर की जगह जो है हम ए की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। ये आर इज़ इक्वल टू ए, तो ये ए का क्यूब आ गया यहाँ पर देखें। फिर इसके बाद ए की क्यूब जो है वो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। चूँकि हमने पहले कहा है कि हम दोनों की रेशियो निकाल रहे हैं टी स्क्वायर और आर का क्यूब, यानी आर की जगह हमने पुट कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो वो कहता है द रिलेशन टी स्क्वायर और ए की 3 इज़ की कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। तो यही वो चीज़ कहता है कि आपके पास जो प्लैनेट है वो चाहे जुपिटर हो चाहे मार्स हो, आपके पास कोई भी प्लैनेट हो, तो जब वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन कर रहा होगा तो उस दौरान उसका टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय उसका जो डिस्टेंस होगा सन से, उन दोनों की रेशियो जो होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे पास था केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड फॉर प्लैनेटरी मोशन।